गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई इन्फेक्शन कंट्रोल MSN एंड फंडामेंटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। और ये MCQ बाबा फरीदकोट स्टाफ नर्स का और RRB का जो एग्ज़ाम दोगे आप लोग, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब सिर्फ 10 डेज बचे हैं आप सभी के पास, तो उसी के लिए भाई नवरात्रि स्पेशल ऑफर 17 डेज का जो हमारा बैच था, उसका प्राइस विद टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, लगभग 15 टेस्ट होंगे इसमें आपके, ठीक है। 1500 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप सेल्फ असेसमेंट के लिए यूज़ करोगे। और नेक्स्ट रहेगा भाई आपकी डेली सब्जेक्ट वाइज MCQ क्लासेस। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हो, तो 10 दिन भी अगर आप ये क्लासेस लगा लेते हो, आप लोगों का सिलेक्शन सिक्योर होगा, ये हमारी श्योरिटी रहेगी। तो जो भी बच्चे अब चाहते हैं कि मैम लास्ट 10 दिन में कुछ ऐसा मिल जाए, तो ये वो रामबाण आप लोगों को तैयार करके देंगे। बस आपको इसको खाना है, पीना है, बस, ठीक है ना। आपको क्या करना है भाई, इसको खाना है, पीना है। ओनली 699 में इतना सब कुछ आपको सिर्फ 699 में मिल रहा है। आप क्विक रिवीजन क्लासेस लगा सकते हैं, ये नवरात्रि स्पेशल ऑफर पे रहेगा, ताकि सारे बच्चे इसको अफोर्ड करके ज्वाइन कर पाएँ। 7015849619 पे कॉल करके, मैसेज करके या ऐप डाउनलोड करके रेगनार नर्सिंग एकेडमी चंडीगढ़, आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं ओनली 699 में। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा MCQ सेशन। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? हैंड वॉशिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, बताइएगा भाई। टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर टाइम दो हैंड वॉशिंग करते टाइम, या फिर आप कौन से टाइप की साबुन यूज़ कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। या फिर इस पे डिपेंड करता है भाई कि सरफेस टेंशन कितना है, या फिर इस पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट का फ्रिक्शन कैसा है। आंसर कीजिएगा फटाफट से। मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा? तो ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली रिपीट होता है हर एग्जाम में। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है भाई फ्रिक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? फ्रिक्शन, कि आप अपने हैंड को प्रॉपरली रब कर रहे हो आपस में या नहीं। साबुन भी लगा ली, पूरा टाइम भी दे दिया, लेकिन आप क्या नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली फ्रिक्शन ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा? हैंड वॉशिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 हैंड वॉशिंग मूवमेंट्स। जो 5 मूवमेंट्स होती हैं हैंड वॉशिंग की, उसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है ना। कौन सी एक हैंड मूवमेंट नहीं है? यहाँ पे लिखी गई सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हैंड वॉशिंग की मूवमेंट्स में नहीं आती? बिफोर टचिंग द पेशेंट, टच करने से पहले, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने से पहले। नेक्स्ट है भाई आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, या फिर आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। ठीक है भाई, आंसर कीजिएगा। बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, या फिर टचिंग द पेशेंट। भाई पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने से पहले, वहाँ से आपको कोई सामान उठाना है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होगा भाई, इन्फेक्टेड होगा। ऑलरेडी वो जो एरिया है पेशेंट की सराउंडिंग, वो इन्फेक्टेड होगी, है ना। तो आपको क्या करना है भाई,
जी मैम। तो आपको पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने से पहले हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने के बाद, ठीक है, और बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आने से बाद में भी आप क्या करोगे भाई, अपना जो हैंड वॉश है वो करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन द हॉस्पिटल इन्वॉल्व। आप हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं? आप हॉस्पिटल में कौन कौन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है भाई ग्लव्स, नेक्स्ट है भाई हैंड वॉशिंग, गाउनिंग या फिर मास्क। आप कौन कौन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं हॉस्पिटल के अंदर जिनको यूज़ करते हैं? तो भाई हम ग्लविंग करते हैं, मास्क, गाउन, हैंड वॉशिंग सब कुछ हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नर्स प्लान कर रही है ओरल केयर प्रोवाइड करवाने के लिए टू एन अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट, एक अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट को। असेसिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, आप क्या असेस करोगे? मॉइस्चर ऑफ द ओरल कैविटी, एक अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है और आप प्लान प्रोवाइड करवा रहे थे, आप नर्सिंग केयर प्लान देना है आपको ओरल केयर करने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले, को ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे? तो भाई आप मॉइस्ट करोगे पेशेंट की ओरल कैविटी को। अगला है गैग रिफ्लेक्स ऑन करोगे उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों चेक करना है? पेशेंट ऑलरेडी अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई पेन लेवल असेस करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मॉइस्ट करना है, राइंस द पेशेंट ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को राइंस करेंगे, पहले गीला करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना जी, क्योंकि पेशेंट खुद अनरिस्पॉन्सिव है भाई, वो खुद नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको करना पड़ेगा। द नर्स शुड री एजुकेट द पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस अबाउट द फूड केयर। एक नर्स है, उसको री एजुकेट करना चाहिए पेशेंट को जिसको डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है ना, जिसको क्या है भाई, डायबिटीज मेलाइटस है। इफ द पेशेंट मेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड केयर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पेशेंट बना रहा है फूड केयर के रिगार्डिंग, जिसके कारण आपको दोबारा उसको समझाना पड़ेगा? आई विल चेक माई फुट डेली। मैं डेली अपने जो पैर है उनको मिरर में चेक करूंगा। डेली क्या करूंगा भाई? मिरर के अंदर मैं चेक करूंगा। अगला है भाई आई विल शॉर्टन एंड कीप माई नेल्स नीट एंड सेफ। मैं छोटे नाखून रखूंगा और करूंगा। अगला है भाई मैं क्या करूंगा? ट्राई करूंगा वॉक बेयर फुट। मैं अपने गार्डन में नंगे पैर चलूंगा भाई, ठीक है, ये भी पेशेंट ने बोल दिया। उसके बाद में आई विल ट्राई टू गेट माइक्रो सेलुलर रबर फुटवेयर, कि जो माइक्रो सेलुलर जो बने होते हैं ना के, वो मैं शूज़ यूज़ करूँगा, फुटवेयर्स यूज़ करूँगा। तो आपको ये बताना है कि आपको री एजुकेट क्यों करना पड़ा भाई। नंगे पैर नहीं चलना है उसको, बेयर फुट चलेगा, कुछ ना कुछ चुभ जाएगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ चुभ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट बेड बाथ टू अ पेशेंट। नर्स क्या कर रही है? कंप्लीट बेड बाथ दे रही है पेशेंट को, ठीक है। द नर्स शुड प्रोवाइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंफर्ट टू द पेशेंट।
तो जब आप पेशेंट को बेड बाथ दे रहे थे, कंप्लीट बेड बाथ दे रहे थे, तो नर्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए कंफर्ट टू द पेशेंट सिवाय एक के। बेड बाथ देते टाइम आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे पेशेंट को सिवाय एक के? तो कवर कर दोगे, कर्टेन लगा दोगे, एकदम सही है भाई, प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है पेशेंट की। उसके बाद में है रूम टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? रूम टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेक श्योर वाटर टेम्परेचर इज नॉट वार्मर देन 50 डिग्री सेल्सियस, कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म ना हो भाई। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुन रहे हो यहाँ पे। प्लेस टॉवल अंडर द पर्सन टू कीप द बेड ड्राई, तो पेशेंट के नीचे हम क्या रख देंगे भाई? तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये बात स्टेटमेंट जो है वो भाई गलत है। ठीक है ना, बाकी सारी की सारी आप केयर प्रोवाइड करोगे पेशेंट को सिवाय इसके। अगला है द नर्स इज प्रोवाइडिंग पर्सनल हाइजीन पेशेंट। एक पेशेंट को आप पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करवा रहे थे। नर्स शुड फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन एंड प्रोवाइड स्टरलिटी। तो जब आप हाइजीन प्रोवाइड करवा रहे थे, नर्स को चाहिए कि वो क्या करे, कुछ एक्शंस फॉलो करे ताकि इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ना हो। आप सबको पता है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के 2-3 क्वेश्चन आए थे, जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे उनको पता होगा बाबा फरीदकोट का। तो बताइएगा भाई आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हो? तो पहला है भाई आपको क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए फ्रॉम लेस कॉन्टेमिनेटेड टू हाईली कॉन्टेमिनेटेड। अगला है भाई आपको क्या करना चाहिए? यूज सर्कुलर मोशन टू वाइप द सॉइल्ड एरिया। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्लिनजिंग डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन, की जो आप क्लिनजिंग टेक्निक यूज करोगे ना वो डिपेंड करेगा भाई किस पे, कि कितना कंटेमिनेट हुआ है, कितना इन्फेक्शन हुआ है। आपको इन्फेक्शन कम से कम होने देना है। तो भाई कम से कम इन्फेक्शन के लिए आप क्या करोगे? तो मैम हम क्लोरोहेक्सिडिन का स्प्रे देते हैं एक पेशेंट को। ठीक है ना, क्लोरोहेक्सिडिन स्प्रे भी आता है मैम, लेकिन वैसा तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो माउथ के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको ऑलवेज याद रखना है भाई, हमें जो क्लीनिंग करनी है वो करनी है लेस कॉन्टेमिनेटेड टू हाईली कॉन्टेमिनेटेड एरिया। ठीक है ना, क्या करना है? लेस कॉन्टेमिनेटेड एरिया टू मोर कॉन्टेमिनेटेड एरिया जाना है, ना कि मोर कॉन्टेमिनेटेड टू लेस। जो लेस है वो वाला भी ज़्यादा कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इनकरेक्ट है। यूज सर्कुलर मोशन टू वाइप द सॉइल्ड एरिया। सॉइल्ड एरिया के लिए सर्कुलर मोशन का यूज करेंगे। ये सर्कुलर मोशन आप कहाँ पे यूज कर रहे थे भाई? मैम इसमें भी हम लेस कॉन्टेमिनेटेड टू मोर कॉन्टेमिनेटेड जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द नर्स इज प्रोवाइडिंग ओरल केयर। ओरल केयर दे रहे थे आप एक पेशेंट को, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है, तो देख लो ऑप्शन चेंज हुए हैं सिर्फ। क्वेश्चन वही है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या लोगे? गैग रिफ्लेक्स ऑन रखोगे, वाइल डूइंग द केयर वाइप ऑफ करोगे, मॉइस्चर कंटेंट एंड मेंटेन ड्राइनेस, और ड्राइनेस भी मेंटेन करोगे, जो मॉइस्चर है उसको मुंह से रिमूव करोगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लोरोहेक्सिडिन स्प्रे टू मॉइस्चर द कैविटी, या क्लोरोहेक्सिडिन स्प्रे का यूज करोगे कैविटी को मॉइस्चर करने के लिए।
तो आपको क्या करना है भाई, क्लोरोहेक्सिडिन स्प्रे का यूज़ करते हैं। जो अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट्स होते हैं, आपको पता है वो खुद से क्या नहीं कर पाएंगे, मुंह को गिला नहीं कर पाएंगे, तो आप स्वैब या स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। ये लिक्विड में आता है तो बेस्ट रहेगा। एक बार भाई शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है ना, शेयर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को। इसके बाद में आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी रहने वाली है, तो फटाफट से कैंडिडेट्स को जोड़ दीजिएगा। इन विच आर्ली द नर्स शुड चेंज द बेड रिडन पेशेंट पोजिशन टू प्रिवेंट बेड सोर। बेड सोर से बचाने के लिए 2019 का पेपर लगा था, ब्रेडन स्केल आया था। 2019 बाबा फरीदकोट स्टाफ नर्स का पेपर लगा था, शायद कुछ 400 वैकेंसीज थी उस टाइम पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ब्रेडन स्केल का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ब्रेडन स्केल जो किसके लिए यूज करते हैं, ये दिया था बर्बरा ब्रेडन और नैन्सी ने दिया था भाई, ठीक है ना। इसका पर्पस था कि ये चेक करना है कि पेशेंट को प्रेशर अल्सर का रिस्क तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप यूज करते हो किसका भाई, ब्रेडन स्केल का, ब्रेडन स्कोर का, याद रखिएगा, जिसमें टोटल 6 कंपोनेंट्स थे। तो हर 1 से 2 घंटे के अंदर, हर 15 मिनट में कब आप पोजीशन चेंज करोगे पेशेंट की, तो हर 1 से 2 घंटे के अंदर आपको पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ब्रेडन स्कोर का, ब्रेडन स्केल जो किसके लिए दिया गया था, बेड सोर के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले था भाई यहाँ पे सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन। दूसरा था भाई यहाँ पे मॉइस्चर, मॉइस्चर। तीसरा था एक्टिविटी। फोर्थ था मोबिलिटी, मोबिलिटी। और पांचवा था भाई न्यूट्रिशन, ठीक है। और सिक्स्थ कौन सा था, सिक्स्थ था फ्रिक्शन, सिक्स्थ था फ्रिक्शन एंड शीयर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द नर्स शुड एजुकेट द क्लाइंट दैट हेयर केयर विल प्रोमोट। नर्स एजुकेट करना चाहिए क्लाइंट को किसके रिगार्डिंग, हेयर केयर के रिगार्डिंग, ठीक है ना। नर्स शुड एजुकेट द क्लाइंट की हेयर केयर से क्या होता है, ये किसको प्रोमोट करता है, तो ये हीलिंग प्रोसेस को प्रोमोट करेगा, सेल्फ इमेज बढ़िया बनेगी। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा। तो भाई अगर आप अच्छे से मेंटेन होके रखेंगे, पर्सनल हाइजीन बढ़िया रखेंगे, तो आपकी सेल्फ इमेज भी बढ़िया रहेगी, ठीक है ना। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आएगी जब आप खुद कमाओगे, सेल्फ ऑफ इंडिपेंडेंसी जब आप क्या करोगे, खुद के काम खुद करोगे, ठीक है ना। अगला है भाई वाहिल प्रोवाइडिंग हाइजीन केयर फॉर एन एल्डरली पेशेंट द नर्स शुड कीप द फैक्ट इन माइंड दैट द स्किन ऑफ ओल्ड एज पर्सन। जो स्किन होती है ओल्ड एज पर्सन की, उसके रिगार्डिंग आपको कौन सा फैक्ट है जो माइंड में रखना चाहिए। पहला है इज मोर मॉइस्ट एंड रेजिलेंट। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, ठीक है, एंड रेजिलेंट होती है। नेक्स्ट है इज सब्जेक्टिव फॉर टू ब्रूशिंग इज वेरी लेस, कि उसमें ब्रूशिंग होना वो सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई स्वेटिंग एंड सब सीबेशियस जो ग्लैंड होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अगला है भाई उनके अंदर लेस फ्रिक्वेंट बाथिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए देखने को मिलता है।
तो भाई जो ओल्ड एज स्किन होती है वो लेस मॉइस्चर वाली होती है, लेस मॉइस्चर वाली होती है, मॉइस्चर कम होता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा शिज देखने को मिलते हैं। तो कम ब्रूशिंग होती है, नहीं मैम। मोर मॉइस्चर होती है, नहीं मैम। हाईली एक्टिव होती हैं सीवेशियस ग्लैंड, बताइएगा भाई। बार बार वाइप भी नहीं करना होता, क्योंकि अगर बार बार बात करोगे, बार बार मॉइस्चर करोगे, बार बार वाइप ऑफ करोगे, तो स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया आर एज फॉलोज। कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं सर्जरी एंड एनेस्थीसिया के सिवाय एक के? थ्रोम्बोसिस फॉर फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और स्टेसिस। थ्रोम्बोसिस होता है भाई जब क्या हो जाए, ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भाई डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल डिप्रेशन एंड ब्रेडिकार्डिया सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने को मिलता है। तो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट क्या होगा सर्जरी एंड एनेस्थीसिया का? तो भाई उसकी वजह से इसने बोला कि थ्रोम्बोस देखने को मिल सकता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि डीवीटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट पूछा है सर्जरी का। मैलिग्नेंट हाइपो टेम्परेचर अप एंड डाउन भी हो सकता है सीवियरली। अगला है मायोकार्डियल डिप्रेशन ब्रेडिकार्डिया एक्सेसिव, क्या हो सकता है भाई, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि एनेस्थीसिया भी लिखा है ना इसने, एनेस्थीसिया की वजह से ब्रेडिकार्डिया और डिप्रेशन हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। लेकिन डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये कॉमन होता है, ठीक है ना, वो आप मेंटेन भी कर सकते हो, और ऑलरेडी पहले ही सर्जरी होने से पहले ही हमारा हाइड्रेशन लेवल जो होता है उसको मेंटेन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है द स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। स्किन टर्गर टेस्ट जो होते हैं वो किसके लिए करते हैं, किसको असेस करने के लिए करते हैं? स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस हाइड्रेशन स्टेटस, लेवल ऑफ पेन, कॉन्शियसनेस और इन्फेक्शन। तो भाई ये हम करते हैं हाइड्रेशन स्टेटस को असेस करने के लिए। स्किन टर्गर टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो स्किन टर्गर टेस्ट करते हैं भाई हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करने के लिए। अगर पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस बढ़िया है तभी पेशेंट का स्किन टर्गर भी बढ़िया होगा। आप क्या करेंगे, स्किन को पिंच करेंगे, पिंच करके अगर स्किन वापस तभी की तभी सेम में आ रही है तो मतलब पेशेंट का स्किन टर्गर बहुत बढ़िया है। ठीक है, और वापस अगर सेम स्टेट में नहीं आ रही है तो मतलब पेशेंट का जो स्किन टर्गर है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ठीक है, अगर उसको टाइम लग रहा है, रूखी सूखी स्किन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्लोली इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। अगर आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर आइसोटोनिक फ्लूइड का इन्फ्यूजन कर रहे हो, तो ये डायलिसिस कहलाएगा, ये हाइपोडर्मोसाइक्लोसिस कहलाएगा, ये प्लाज्मा फेरेसिस कहलाएगा।
धीरे से आपने आइसोटोनिक फ्लूइड को सबक्यूटेनियस टिश्यू में डाला है। सो मैम इट इज़ द हाइपोडर्मोसाइक्लोसिस। ये क्या होता है भाई, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल इन्फ्यूज़न भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इन्फ्यूज़न, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर डाल रहे हैं। तो इट इज़ द इंटरस्टिशियल इन्फ्यूज़न, ठीक है, या सबक्यूटेनियस इन्फ्यूज़न भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी। एक पेशेंट की, एक नर्स जो थी वो केयर कर रही थी पेशेंट की जिसको एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस फॉर द पेशेंट। तो नर्स केयर कर रही थी पेशेंट की विद एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी के लिए, ठीक है, कौन सा फॉलोइंग एक्शन है जो नर्स लेगी यहाँ पे ऑब्टेन करेगी जो कि मोस्ट एक्यूरेट रहेगा फ्लूइड बैलेंस के लिए, पेशेंट के फ्लूइड बैलेंस के लिए क्या जरूरी रहेगा। तो पहला है डॉक्यूमेंट करना वॉइडिंग पैटर्न को, ऑब्टेन करना डेली वेट, नेक्स्ट है भाई रिव्यू करना लेबोरेटरी स्टडीज को, नेक्स्ट है ऑब्जर्व करना स्किन टर्गर को। तो एक्यूट किडनी इंजरी हुई है पेशेंट को तो क्या करना पड़ेगा भाई, डेली वेट चेक करते हैं मैम पेशेंट का, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल इंडिकेटर होगा कि पेशेंट का जो फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हुआ है। पेशेंट विद लीवर प्रॉब्लम डेवलप्स अडीमा बिकॉज ऑफ, पेशेंट विद लीवर प्रॉब्लम, लोगों को जिनको लीवर प्रॉब्लम होती है उनके अंदर अडीमा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ओनकोटिक प्रेशर गिरने की वजह से, नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, फॉल इन ओस्मोटिक प्रेशर। आज सुबह में मैंने बातों बातों में आपको ये बताया था क्वेश्चन। तो मैम ओनकोटिक प्रेशर अगर हमारा चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से देखने को मिलता है मैम। Which one of the following is abundant anion of extracellular fluid? तो मोस्ट अबंडेंट एनायन की बात की गई है, मोस्ट अबंडेंट एनायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब बाहर वाले फ्लूइड में। तो सोडियम के साथ में कौन होता है भाई, क्लोराइड होता है क्या। सोडियम के साथ में बाहर कौन होता है, एनायन पूछा है ना कि कैटायन। काफ़ी बच्चे तो एनायन पे ही अटके हुए, तो 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सोडियम है एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है मैम। उसके बाद में पोटाशियम इंट्रा सेलुलर कैटायन है, इंट्रा सेलुलर कैटायन है ये, ठीक है। उसके बाद में पूछ ले आप लोगों से बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो मैम बाइकार्बोनेट तो हम नहीं देंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो क्लोराइड है मेजर एनायन, लेकिन कौन सा, एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन है ये। तो मैम इंट्रा सेलुलर एनायन कौन होता है, फॉस्फेट मैम। तो फॉस्फेट क्या है, इंट्रा सेलुलर एनायन है। ये कैसा है भाई, इंट्रा सेलुलर एनायन है।
आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया इंक्लूड्स। हाइपरकैलेमिया के कारण बताइएगा भाई। इमीडिएट पीरियड, बर्न इंजरी, नेक्स्ट एडिशन डिजीज, रीनल फेलियर, ऑल ऑफ दी अबोव। हाइपोकैलेमिया किसकी वजह से हो रहा है? एडिशन डिजीज की वजह से, सॉरी हाइपरकैलेमिया के लिए पूछा है। तो भाई इमीडिएटली अगर बर्न हुआ है तो आपको पता है पेशेंट को क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। ठीक है, फर्स्ट फेज के अंदर सबसे पहले बर्न के अंदर भी हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारे के साथ क्या है भाई, कोजेज हैं हाइपरकैलेमिया के। तो देखिएगा भाई, परसों है 10 तारीख एंड 10 अक्टूबर को रेगनार नर्सिंग एकेडमी चंडीगढ़ नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। पहले जो आप अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जॉब अपने कॉलेज टाइम में एक सेमिनार रखते थे जिसमें कोई भी 3-4 स्पीकर आते थे, इंग्लिश में बोल के और चले जाते थे। बट ये सेमिनार वैसा कोई सेमिनार नहीं रहेगा। ये सेमिनार रहेगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी मैम? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जाम के दौरान सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना होना, एग्जाम के दौरान ऐसी मिस्टेक करना जिसके कारण सिलेक्शन रुक जाए, एग्जाम की तैयारी के दौरान डिप्रेशन में चले जाना, कुछ बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए। और ये जो सेमिनार रहेगा ये आपके पेरेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं। ये आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई फीमेल है, आपकी सिस्टर है, मदर है, हस्बैंड है, फादर है, कोई भी कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा मेंटल अवेयरनेस। आपके घर में अगर 4 मेंबर्स हैं, चारों का आपस में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से 2 पर्सन, खासकर फीमेल्स की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिप्रेस्ड है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है मैम, प्राइवेट ड्यूटी है, उसके साथ में घर संभालना और साथ में डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार होना, तो आप कैसे इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, क्या तरीके आपको फॉलो करने हैं? और सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारी आज के कंडीशन के अंदर, जिनको जॉब नहीं मिल रही है उन वो वैसे स्ट्रेस में हैं, या फिर आपका मैरिटल जो लाइफ है वो अच्छी नहीं है, आपकी फैमिलियल लाइफ अच्छी नहीं है। तो हर एक पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है अगर आपके मदर, आपके फादर, आपकी सिस्टर, ठीक है, कोई भी पर्सन है जो इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा है। आज हर घर में डिप्रेशन के 5 से 10, हर घर में 5 से 10 घर छोड़ के देखोगे एक डिप्रेशन का मरीज पक्का मिल जाएगा, स्ट्रेस का मरीज मिल जाएगा। आप दवाइयाँ खिला रहे हो बट इलाज नहीं हो रहा है, तो उन सब के लिए एक ही सॉल्यूशन है, ओनली 50 रुपीज़ फीस रहेगी इसके लिए। आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते हैं एंड 50 शीट्स हैं भाई। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा शीट्स फुल हो चुकी हैं, जिन बच्चों को मैंने परसों इन्फॉर्म कर दिया था। तो 50 रुपीज़ फीस है, इसी नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और अपना जो सीट कोड है वो ले लेना है। सेमिनार ऑनलाइन रहेगा और आपको टाइमिंग्स भी बता दी जाएंगी। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर मैरिटल कंडीशन, फैमिलियल कंडीशन, सारी चीज़ें आप लोगों को एक ऐसा सेमिनार होगा जो आने वाली आपकी जो लाइफ है उसको चेंज कर देगा। ठीक है भाई, तो 10 अक्टूबर को जरूर जुड़ें और अपना जो रजिस्ट्रेशन है अभी करवा लें, आज की आज करवा लें, ताकि आपको शिफ्ट का भी पता चल जाए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इंक्लूड। हाइपरकैल्सीमिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? हाइपरकैल्सीमिया में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? तो पहला है भाई पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म। कोज क्या है, हाइपरकैल्सीमिया क्यों होता है? मैलिग्नेंसी के कारण, नोजिया वोमिटिंग के कारण, स्पाज्म एंड क्रैम्प्स के कारण। तो भाई हाइपरथायरॉयडिज्म है मतलब क्या होगा? T3 T4 का लेवल ज़्यादा होगा, साथ में कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन भी ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, बताइएगा।
एक्चुअल में इसके जो दो ऑप्शंस है ना वो ये आएंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म होना, ठीक है, नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी, ऑप्शन सी और डी, ये तो आपसे साइन एंड सिम्टम्स पूछ लिए। ऑप्शन सी आएगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब पीटीएच का लेवल बढ़ना, पीटीएच का लेवल बढ़ना। और नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो भाई ऑल ऑफ दी अबव विल बी द राइट आंसर। हाइपर कैल्सीमिया को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई जी। तो देखो पीटीएच हार्मोन होता है, पीटीएच हार्मोन ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर? मैम इसका जो मेन काम होता है हाइपर कैल्सीमिया कोज करेगा, कैसे? क्योंकि पीटीएच क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। किसके एब्जॉर्प्शन को भाई? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं तो वो क्या करेंगी भाई? बहुत ज़्यादा कैल्शियम को ऑब्जर्व करेंगी, ठीक है। तो अगर ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड है तो ये सबसे बड़ा कोज माना जाता है। अगर कोई मैलिग्नेंसी हो जाए, किसी टाइप का कैंसर हो जाए, ठीक है भाई, तो देखो एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करेंगी, जब वो सेल्स टूटेंगी तो उन सेल से क्या होगा? बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी रिलीज होगा, बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी रिलीज होगा, ठीक है। जी मैम, और साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो सीरम कैल्शियम लेवल क्या करेगा भाई? ज़्यादा थायराइड हार्मोन की वजह से ज़्यादा सीरम कैल्शियम लेवल भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होगा। तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। एंड जो भी बच्चे बाबा फरीदकोट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये स्पेशल नवरात्रि स्पेशल बैच है, जिसमें मैंने आपको बता दिया 699 में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू। इन 10 दिनों के अंदर आप भी अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो क्विक एमसीक्यू रिवीजन के साथ में, जिसमें 5 टेस्ट आपको मिलेंगे ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड मिलेंगे, और 10 टेस्ट जो मिलेंगे वो ऑनलाइन मिलेंगे। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप टोटल 15 टेस्ट के हकदार रहेंगे, और पूरे सिलेबस के एमसीक्यू सेशंस आपको मिलने वाले हैं लाइव एंड रिकॉर्डिंग डेली, ठीक है, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो फटाफट से बिना देरी किए 10 दिन में भी आप सिलेक्शन निकाल सकते हो 699 में ओनली। थैंक यू सो मच।